हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजेश कुमार मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान में कितने भाग हैं, कितने अनुसूचियां, कौन कौन सी अनुसूचियों में क्या क्या विषय दिए गए हैं, या कौन कौन से भाग में कौन कौन से विषय या कितने अनुच्छेद तक भाग है। जैसे कौन सा भाग कितने अनुच्छेद तक है, जैसे 1 से लेकर 4 तक कौन सा, इस तरह से हम सारी बातें करेंगे। ये वैसे तो बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस टफ बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पेपर बनता है वो इजी क्वेश्चंस को ही टफ बनाया जाता है, क्योंकि आपके पास नए क्वेश्चंस नहीं है, रेलवे के पास नए क्वेश्चंस नहीं है। आप बार बार वही चीज पढ़ रहे हो, पेपर में भी वही आ रही है, लेकिन वो क्वेश्चन या तो गलत हो रहा है या बन ही नहीं रहा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एकदम इजी तरीके से सारी बातें बताऊंगा। ट्रिक वगैरह के चक्कर में मत पड़िएगा। ट्रिक वगैरह में पढ़ने के बाद आदमी उसे पेचीदा बना देता है। जैसे मान लो, पहले ट्रिक याद करो, फिर कौन से नाम से कौन सी चीज है या कौन से अक्षर से कौन सी चीज हमने सेट की है वो याद रखो। तो इससे अच्छा आप सीधे सीधे याद कर लो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, हम बात करें यहाँ पर जो अनुसूचियां हैं इनका विवरण देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अनुसूचियों का जो विवरण है, पहली अनुसूची है वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी के नाम और उनकी सीमाएं तय करती है। देखिए, कोई भी संविधान है तो जाहिर सी बात है वो किस सीमा तक लागू होगा ये डिसाइड होता है। जैसे पाकिस्तान, जो सीमा है हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच की, ये दोनों देशों के संविधान में तय की गई है कि उस सीमा के उस ओर कौन से कानून लागू होंगे और इस ओर कौन से कानून लागू होंगे। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहली अनुसूची है ये स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्धारित करती है, उनकी सीमा को निर्धारित करती है। दूसरी, जो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और न्यायाधीशों के वेतन के सैलरी और भत्ते, पेंशन को दर्शाती है। यानी जो दूसरी अनुसूची है उस सभी में जितने भी पद हैं और पद से रिलेटेड उनके भत्ते हैं, वेतन है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होगा, ये इसी दूसरी सूची में ये विवरण दिया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है वो तीसरी अनुसूची। देखिए, तीसरी अनुसूची क्या है देखते हैं। मंत्रियों, सांसदों, न्यायाधीशों द्वारा ली गई शपथ यानी ओथ के प्रारूप, यानी कोई भी शपथ ली जाती है, जैसे आप एप्लीकेशन बोलते हो या फिर हमें भी जो प्रतिज्ञा बुलाई जाती थी स्कूल टाइम में, उसका एक प्रारूप होता था, फॉन्ट होता था पूरा का पूरा कि इस तरह से ये है। तो ये जो शपथ है इसका प्रारूप है, नहीं कि शपथ है। तो शपथ का प्रारूप किसमें? तीसरी में। चौथी जो अनुसूची है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन, यानी जो राज्यसभा है और केंद्र शासित प्रदेशों में जो राज्यसभा है उनमें सीटें कितनी कितनी होंगी, ये चौथी अनुसूची में डिसाइड किया गया है। जैसे मान लो किसी स्टेट के अंदर कितनी विधानसभाएं होंगी, तो वो भी इसी में डिसाइड होता है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान हैं। यानी ये पांचवी अनुसूची है, ये लगभग आरक्षण को सुरक्षित करती है, संरक्षित करती है, ठीक है। एससी और ये एसटी है, ठीक है। तो इन दोनों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान को ये सुरक्षित करती है। अगला जो देखिए, छठी अनुसूची। छठी अनुसूची क्या है? छठी अनुसूची आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। छठी अनुसूची में आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है के राज्य के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, यानी किसी और स्टेट से, जैसे इसमें बंगाल है या नहीं है, या फिर त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड है या नहीं है, ये सब पूछ सकता आपसे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार बना है और अभी भी बन सकता है। सातवीं केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है।
जैसे संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां किस में हैं? 7वीं अनुसूची में है। तो देखिए 7वीं को से ऐसे ही जोड़ लो, 3 सूचियां हैं हमारे पास। तीनों सूचियां कौन से? संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। इन तीनों में कौन सा सब्जेक्ट किस, जैसे मान लो जो कानून व्यवस्था है यानी लॉ एंड ऑर्डर है, वो स्टेट का सब्जेक्ट है या राज्य का है, जो केंद्र का है तो स्टेट का सब्जेक्ट है। बाकी जैसे सीमा सुरक्षा है वो किसका है? तो ये केंद्र का है। ये सब चीजें आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि राज्य है वो उसके अंदर कौन सा विषय राज्य का है या कौन सा विषय राज्य का नहीं है, कौन सा विषय संघ का है या कौन सा विषय संघ का नहीं है, या कौन सा विषय इन दोनों का नहीं है। उसमें से 3 समवर्ती के दे देगा, ऐसे कुछ दे सकता है। ठीक है। अगला जो है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची देखिए, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, यानी हमारे देश में जो 22 भाषाएं हैं वो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से जुड़े अधिनियम। इससे पहले संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पहले अनुसूची सिर्फ 8 थी, वर्तमान में 12 है। ठीक है। तो जैसे जमींदारी प्रथा से जुड़े अधिनियम और उनका उन्मूलन करना था, उसमें 9वीं में, यानी भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड है ये। 10वीं दल बदल यानी एंटी डिफेक्शन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान। अब मान लो कोई बीजेपी का लीडर है और वो जीतने के बाद कांग्रेस में जाना चाहता है, तो उससे रिलेटेड वो क्या क्या कर सकता है या फिर कैसे कैसे कर सकता है, उससे रिलेटेड इसमें कानून दिए हुए हैं ये 10वीं में। तो आपको ये देख लेना कि अगर आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन न पूछ कर ये पूछ ले कि किसी पार्टी ए का कैंडिडेट है, वो पार्टी ए के नाम से चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, और उसके बाद वो पार्टी बी को ज्वाइन करना चाहता है, तो उससे संबंधित जो कानून है वो किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में है। अगला है 11वीं पंचायती राज की शक्तियां और जिम्मेदारियां। इसमें 29 विषय हैं। कितने विषय हैं आपसे पूछा जाएगा कि पंचायती राज की शक्तियां और जिम्मेदारियां, इसमें 29 विषय हैं। अगला है 12वीं नगर पालिकाओं की शक्तियां और जिम्मेदारियां। इसमें 18 विषय हैं। तो आपको देखिए मैं बता दूं, 11वीं में कितने थे? 29, और ये 12वीं में कितने हैं? 18। ठीक है। 12वीं में 18, 11वीं में 29, और जो 12वीं है ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है और 11वीं है वो पंचायती राज से रिलेटेड है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ एकदम। इतनी मतलब जो है वीडियो को अच्छे से बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत लगती है, इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो। देखिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। ठीक है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। अब भारतीय संविधान में 22 भाग मूल तौर पर और जोड़े गए हैं, बाद में उन पे भी बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है भारतीय संविधान को मूल रूप से 22 भागों में विभाजित किया गया था, लेकिन संशोधन के बाद इन्हें प्रभावी रूप से 25 किया गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको, 25 ऐसे नहीं है 1 2 3 4, 25 तक गिनती नहीं है। कहीं कहीं पर 2A होगा, कहीं पर 2B होगा, कहीं पर 12A होगा, इस तरह से होंगे, वो आप देख लीजिएगा। आगे जो इस वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए महत्वपूर्ण भाग उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और इसमें संघ और राज्य के क्षेत्र अधिकार यानी यूनियन टेरिटरी और राज्य का जो सीमा कितने निर्धारण है। तो ये हमने पहली अनुसूची में भी यही देखा था कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, और भाग में भी ये संघ और राज्य क्षेत्र का बंटवारा है। वहाँ पर शक्तियों का बंटवारा है, यहाँ पर क्षेत्रों का अधिकारों का बंटवारा है। ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड मतलब रिलेट कर लीजिएगा भाग 1 और अनुसूची 1 को। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अगला जो भाग है
वो है भाग 2। भाग 2 है 5 से 11, तो 1 से 4, 5 से 11, इसमें नागरिकता संबंधित प्रावधान, यानी कौन भारत का नागरिक है या कौन सा नहीं है। जैसे देखो जो यहाँ पर कौन सा था वो नागरिकता से रिलेटेड, अभी जो 10+1 था, फिर उसको 5+1 किया गया, ये इससे रिलेटेड कानून बनाया था। एनआर से रिलेटेड कुछ ऐसे कानून थे, उनमें जो बीजेपी ने बदलाव किए, फिर उससे काफ़ी हंगामा हुआ। जैसे मुस्लिम समुदायों को लेकर इस पे टिप्पणी भी की गई कि ये बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है। वो ही सेम कानून है, उसको बदलाव किया गया था बीजेपी के द्वारा कुछ हद तक, और उसमें जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ पर जो माइनॉरिटी हैं, माइनॉरिटी मतलब जैसे हिंदू है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, अगर वो वहाँ पर सताए जाते हैं, उत्पीड़ित होते हैं और वो भारत आते हैं तो उनको भारत नागरिकता देगा। ये इस तरह से उसमें प्रावधान किया गया था, और ये हमारे भारत के जो संविधान है उसके भाग 2 में, और भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक ये उल्लेखित है। ठीक है, एकदम आप आराम से समझ लिया। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद बोला जाए तो 12 से 35, इसे भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है। तो अब आगे है भाग 4। भाग 4 है 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यानी इसमें क्या है, DPSP। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हैं 36 से 51 तक, भाग है 12 से 35 तक। अब देखिए ये 4 आ गया, अब 4A आएगा, जबकि 4 के बाद 5 आना चाहिए था, 5 भी आएगा, लेकिन आप ये देख लो 22 भाग हैं, उनको 25 बनाया गया है, इसी तरह से बनाया गया है। अब देखो, अब 4A में देखते हैं हम। 4A में अनुच्छेद 51A है, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे इसमें। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। ये ऐसा जोड़ा गया था क्योंकि लोग अधिकार तो मांग लेंगे, लेकिन मौलिक कर्तव्य भी उनको पता होना चाहिए, ताकि वो अपना जो देश में जो व्यवस्था बनाने में सहयोग कर सकें। भाग 5 अनुच्छेद देखिए 52 से 151 तक, संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, CAG, कैग, ठीक है, CAG कैग, ये सब किस में है, जो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। देखिए राष्ट्रपति 52 से स्टार्ट होता है, और लगभग जो 151 के बाद राज्य सरकार आ जाती है ना। तो देखिए भाग 6 बाद में अनुच्छेद 152 से 237 तक राज्य सरकार है। देखिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और उच्च न्यायालय। यहाँ पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय और यहाँ पर उच्च न्यायालय। तो भाग 5 और 6 आपसे रिलेटेड कर लेना। भाग 5 है वो लगभग पूरा केंद्र सरकार से रिलेटेड है, भाग 6 है वो राज्य सरकार से रिलेटेड है। बाद में आप ये देख लो कि यहाँ पर क्या होता है, जो मतलब इन आपको ये अनुच्छेद अलग से पढ़ने पड़ेंगे, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाद में देखिए भाग 9 है, ये पंचायती राज है, और भाग 9A है, ये नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। वहाँ पर अनुसूची में 11-12 अनुसूचियाँ थी, यहाँ पर भाग हैं। आप अपने हिसाब से माइंड में सेट कर लीजिएगा, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर ट्रिक के चक्कर में पढ़ोगे तो बाद में कन्फ्यूज़न बहुत होती है एग्ज़ाम के भीतर जाने पर। अब ये देखिए यहाँ पर है भाग B, सहकारी समितियाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए सहकारी समितियाँ बहुत सारी होती हैं, सहकारी बैंक्स होते हैं, सहकारी जो बैंक्स हैं वो भी सहकारी समितियां ही हैं, और उन सभी का उल्लेख इस 9B में किया गया है। क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ चैरिटी करी जाती है या फिर उसके लिए फंड जुटाए जाते हैं, तो वो पैसे बिना टैक्स के हैं या फिर उन पर टैक्स नहीं लगेगा, ये सब कानून में उल्लेखित होता है।
ये जो सहकारी समितियां हैं ये कम ब्याज दरों पर पैसे देती हैं और स्पेशली डेवलपमेंट को सपोर्ट करती हैं, इसीलिए इनका भी अलग से दिया गया है भाग 9 भी, ताकि अगर इन पे कोई आंच आए तो ये कानून में जाके कोर्ट में जाके अपील या फिर उनको चैलेंज कर सकें कि हमारे को ये कानून में राइट दिए गए हैं, हम इस आधार पर ये काम कर रहे हैं। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब कुछ चीजें होती हैं, जैसे मान लो कुछ अधिकार राज्यों को मिल गए, कुछ अधिकार संघ यानी केंद्र को मिल गए। अब कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं उनके बीच में संबंध भी होता है, जैसे राज्यों के जो टैक्स होता है वो संघ सरकारें लेंगी, जो संघ सरकार होगी वो सभी राज्य सरकारों से टैक्स लेगी। उन पर जितने भी वस्तुएं दी जाएंगी उन पर जो टैक्स मतलब जीएसटी वगैरह डिसाइड करेंगी वो संघ सरकारें करेंगी। ये रीजन होता है, इन सब दोनों में संबंध होता है। अगर संबंध नहीं दर्शाया जाए तो पूरा देश एक नहीं हो सकता सरकार के आधार पर, क्योंकि हर स्टेट की अपनी सीमा है, हर स्टेट में कुछ न कुछ बदलाव है कल्चरली या फिर कानूनी तौर पर। तो देखिए संविधान में संशोधन करने का हक तो सिर्फ संघ को है, लेकिन अपने राज्य के लिए कानून बनाने का हक राज्यों सरकारों को है, ठीक है। तो आप इस बात पे कंफ्यूज मत होइएगा कि संविधान और कानून दोनों डिफरेंट टॉपिक हैं, अदरवाइज मतलब संविधान में कानून एक हिस्सा है। बाद में देखिए भाग 15 324 से 329A तक है, निर्वाचन यानी इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग, है ना, दोनों चुनाव और चुनाव आयोग को ये समर्पित है भाग 15। इसमें इससे रिगार्डिंग सारे के सारे अधिकार और उनके से जुड़े हुए जो भी अधिकार और कर्तव्य हैं या फिर इनसे रिलेटेड की जो ड्यूटियां बनती हैं, कर्तव्य बनते हैं, वो सारे इसी में लिखी हुई हैं। भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे राजभाषा हमारी हिंदी है, काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शन आज भी है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जबकि हिंदी कहीं पर ऑफिशियली लैंग्वेज वैसे स्टेट की नहीं है, पूरे देश की राजभाषा है। यानी जो भी काम होंगे वो हिंदी में कर सकते हैं। वैसे 22 भाषाएं हैं, उनमें कोई भी हो सकती है, क्योंकि पंजाब में देखिए पंजाबी बोली जाती है और वहाँ के ऑफिशियल लैंग्वेज ही पंजाबी है, सरकारी काम भी पंजाबी में ही होते हैं। अब आगे देखिए बात करूँ तो अनुच्छेद भाग 18 है। अब भाग 18 में देखिए आप अनुच्छेद 352 से 360 आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी से रिलेटेड है। राष्ट्रीय राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपातकाल, कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या राष्ट्रपति शासन लगा है या वित्तीय आपातकाल लगा है। तीनों को मैं बता दूं, जैसे नेशनल इमरजेंसी, जो प्रेसिडेंट रूल, और वित्तीय आपातकाल को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, या है ना। तो ये थोड़ी मेरी इंग्लिश वीक है, बाकी मैं आपको कोशिश करूँगा कि इंग्लिश कंटेंट भी साथ में लिख दूँ, है ना। बाद में है भाग 20 ये देखिए 368 है, संविधान का संशोधन करने की संसद में शक्ति। देखिए मैंने बताया था कि संविधान में जो संशोधन है वो सिर्फ संघ ही करेगा, संसद ही करेगा, यानी और संसद में लगभग संघ ही होता है, यानी कि जो केंद्र की सरकार होती है वही होती है। हालांकि जैसे उसमें सदस्य होते हैं वो अलग अलग बंटवारा दिया गया है, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन जो मतलब रूलिंग पार्टी होगी या फिर जैसे रूलिंग पार्टी के सदस्य होंगे वही उसमें संशोधन कर पाएंगे। पार्टी से अलग होकर कोई भी दूसरी चीज़ें कोई नहीं करता, मतलब उसका विरोध कोई नहीं करता। हाँ, हालांकि उनकी आपस में न बनती हो तो वो कर देते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर ये पॉसिबल नहीं है। अगला है देखिए याद रखने योग्य बातें, मैंने ये चीज़ें भी इंक्लूड कर दी ताकि ये टॉपिक से कोई क्वेश्चन ना छूटे। अनुच्छेद 32, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भाषाएं 8वीं अनुसूची में मूलतः 14 भाषाएं हैं, है ना, और वहाँ पर कितनी है, बाद में सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो को जोड़ा गया। तो ये बाद में 22 हो गई, ठीक है, 8वीं अनुसूची में बाद में जोड़ा गया।
और अनुच्छेद 32 इसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा था। अब मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को। सीधे सीधे न बोलकर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि अनुच्छेद 32 को दूसरा क्या नाम है। ये बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद को कहा गया है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा सकते हैं, यही चीजें रहेंगी, सिर्फ घुमा फिरा के पूछा जाएगा आपसे, है ना। और अब आपको देखते ही ये लग रहा होगा कि ये बहुत बोरिंग है, आप बार बार देखते रहो, आपको ध्यान में रहेगा एग्जाम के टाइम में कि ये चीजें हमने पढ़ी थी। अब देखिए, संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368 हमें यह बताता है कि समय की ज़रूरत के हिसाब से संविधान को कैसे बदला जा सकता है। क्या आपको इसमें से किसी विशेष भाग या अनुसूची पर वीडियो या स्क्रिप्ट नोट्स की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। देखिए, अगर आपको इस पर कोई नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं ज़रूर बता दूंगा, आपको बना के दूंगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी आप वो भी कमेंट में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।